नमस्कार, वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। रामनगर में आज बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू हो गया है, जिसके लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंच चुके हैं। चिंतन शिविर में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा होगी, वहीं विपक्ष पर भी मंथन किया जाएगा। तो 3 दिन का ये चिंतन शिविर है। आज सुबह से ही इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि जो औपचारिक उद्घाटन है वो अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। सीएम यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी भी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद है। चिंतन शिविर से ही गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। गोविंद, जरा बताएं, चिंतन शिविर में आज किन किन बातों पर चिंतन हुआ है? देखिए अपर्णा, मैं बताना चाहूंगा कि चिंतन शिविर अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ है और मीडिया को इससे हालांकि दूर रखा गया है। खाली उनको सिर्फ विजुअल लेने के लिए वहां अलाउ किया गया था। आज उनकी जो है उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में बहुत ज़्यादा उसमें बातचीत होने की संभावनाएं कम है और उसके बाद जो है कल से जो है ये सत्र जो है सुचारू रहेगा, जिसमें जो है कल जो है 5 सत्र होंगे। सवा घंटे का एक सत्र होगा जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें खासकर 2022 का रोड मैप है, कोरोना के प्रति जो है जो सेवा ही संगठन में जो कार्य हुआ है उस पर, और आगे जो योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, उनको लेकर के जानकारी बात की जाएगी और उसमें जो है आगे क्या किया जा सकता है उस पर बात की जाएगी। और इसके साथ ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस पे भी हमला बोला गया है, विपक्ष पे हमला बोलने की पूरी तैयारी है। उसमें जो है ये कहा गया है कि विपक्ष जो है धरना प्रदर्शन करता रहा और हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से अपना काम बखूबी निभाया है हमारे कार्यकर्ताओं ने। और इसके साथ ही जो टूल किट कांग्रेस लेके आई है, उस टूल किट के माध्यम से काफ़ी जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस तरह की बातें जो है यहाँ पर चर्चा में रहेंगी। और इसके साथ ही 2022 तो मेन है ही, 2022 के साथ साथ जो विधानसभा का उपचुनाव एक होना है चुनाव में किस तरह से उतरा जाएगा, तो विपक्ष को किन किन मुद्दों पर किस तरह से घेरा जाएगा, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी, चिंतन होगा। गोविंद, शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे चिंतन कैंप से जुड़ी हुई। तो 3 दिन का ये चिंतन शिविर है जहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें सीएम तीरथ सिंह रावत की, तो हल्द्वानी दौरे पर गए, जहां उन्होंने हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों के लिए 24 विकास योजनाओं की शुरुआत की। इसके लिए 109 करोड़ का बजट दिया गया। सीएम ने इस दौरान नैनीताल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि उनका एजेंडा केवल विकास है। अधिकारी विकास कार्य कैसे तेजी से हों, उसके लिए अधिकारियों को काम करना है। विकास हमारा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह कहना ही नहीं करना भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, वो हमारी सरकार कर रही है। और हम पूरी तरह गति के साथ में हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक करण माहरा और ममता राकेश का नाम इस दौड़ में शामिल है। करण माहरा रानीखेत से विधायक हैं, जबकि ममता राकेश रुड़की के भगवानपुर से विधायक हैं। पीसीसी की पहली पसंद करण माहरा बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर देहरादून से दिल्ली तक चल रही खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताती है। उसके पास संसदीय परंपराओं के जानकार मंगलौर से सीनियर विधायक काजी निजामुद्दीन मौजूद हैं। अगर सच में कांग्रेस अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो उसे काजी निजामुद्दीन को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक एक तरफा लेते हो और इनके बारे में चिंता भी नहीं है। या तो ये कहो आपके पास अल्पसंख्यक विधायक नहीं है, आपके पास तो काजी निजामुद्दीन है और वो उसको आपने सह प्रभारी भी बनाया है किसी स्टेट का, तो बना दीजिए ना नेता प्रतिपक्ष एक अल्पसंख्यक को। हम भी देखें कितनी ईमानदार है कांग्रेस अल्पसंख्यकों के प्रति। सिर्फ ढोंग और ड्रामा। हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जुडिशियल जांच को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आज भी चला। कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले दिनों में न्याय पंचायत स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मामले का खुलासा नहीं होने देना चाहती है।
13 के 13 जनपदों में पार्टी ने पुतला दहन किया है। इसके बाद हम 70 की 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद राज्य के सारे ब्लॉक्स में, फिर न्याय पंचायतों में, सारे वार्डों में हमारा कार्यक्रम है कि हम दस्तक घर घर में देकर के बताएंगे कि ये धर्म के नाम पर कितना बड़ा खेल करते हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है। उस मामले में जो हरिद्वार का मामला है, उसमें हम ऑलरेडी SIT जांच करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले सच्चिदानंद भारती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के उनके उपायों की तारीफ की और कहा कि भारती ने इलाके में पेयजल की समस्या का समाधान किया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी 30,000 से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं। 30,000। उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्षा जल संरक्षण के लिए पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण तहसील के उपरैखाल निवासी सच्चिदानंद भारती का भी जिक्र किया है। और भारती 1989 से पानी राखो आंदोलन चलाते हैं। इसके तहत उन्होंने सूखे पहाड़ों पर कढ़ाई नुमा गोल आकार के जल तलैया बनाकर पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए भारती अभी तक उपरैखाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में 30,000 से ज्यादा जल तलैया बना चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा उपरैखाल, उत्तराखंड के उपरैखाल में जो चाल खाल जल तलैया वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई जा रही हैं, आज मन की बात में उनका जिक्र करके हमारे उपरैखाल के और पूरे उत्तराखंड के और वर्षा जल संरक्षण के कार्य का जो मान बढ़ाया गया है, मैं इसके लिए उनका हर्ष भाव से, बहुत खुशी के भाव से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आज के इस वर्णन के बाद, इस जिक्र के बाद जरूर वर्षा जल संरक्षण के लिए जल तलैयों के इस कार्य को बहुत शक्ति और बल प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में औषधीय पौधों के गुणों की चर्चा करते हुए नैनीताल निवासी पारितोष का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि नैनीताल के पारितोष ने उन्हें चिट्ठी लिखी और मन की बात कार्यक्रम में गिलोय के औषधीय गुणों की चर्चा करने का अनुरोध किया। साथ ही गिलोय के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है। शहीद मनजीत सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद मनजीत सिंह नेगी 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान थे जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हुए थे। आज उनके पार्थिव शरीर को कोटद्वार के उनके पैतृक गांव सकलो में लाया गया, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव वाले जुटे। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर गांव में कोहराम मच गया। सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सिंगल भाई था उसके साथ, और कोई भी उसका ऐसा नहीं है बहन या भाई, कुछ भी नहीं है। वो एक ही भाई था। उसने जो एक बार ठान ली थी कि मैंने देश सेवा करनी है, वही वो उसने आज कर दिखाया। और वो इस देश की, इस माटी के लिए जो है अमर हुए हैं। इसलिए आज हमारे पोखड़ा और इस सकनोली गांव के लिए जो है गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूरे पोखड़ा ब्लॉक ही नहीं बल्कि पूरे पौड़ी जनपद के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि इस बेटे ने, इस माँ के लाल ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी।
देहरादून पुलिस ने साइबर क्राइम के गढ़ में ताबड़तोड़ छापे मारे। एसटीएफ ने जामताड़ा, बंगाल, भरतपुर, नूह और मेवात में छापे मारे और 10 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार की फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाने वाला मास्टरमाइंड इरशाद को भी एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से अरेस्ट किया। इरशाद मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। एसटीएफ इरशाद और एक अन्य आरोपी को देहरादून ले आई है। उसमें का जो मेन जो इरशाद व्यक्ति हमने जो ये जिसने फेक प्रोफाइल बनाई मास्टरमाइंड इसको हमने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जो है इसके भाई है इरशाद जो है और अरशद और इसका जीजा जाहिद, ये लोग भी इस कार्य में जो है इनके साथ लगे हुए थे। कुल 5 लोग मिलके ये कार्य कर रहे थे। तो अभी तक जो है हमने इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें ये मास्टरमाइंड इरशाद को पकड़ के 3 लोगों की अरेस्टिंग जो है इसमें हो गई है। और ये जो डीजी साहब का जो फेक प्रोफाइल बनाया हुआ मामले का जो है आज एसटीएफ द्वारा ये खुलासा किया जा रहा है। बाजपुर के द्योहरी गांव में बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इससे परिवार में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चंद्रपाल की बेटी अपने घर आई थी, जहां मामूली बात पर उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया, जिसके बाद भाई शरद ने अपनी बहन को जमकर पीटा, जिसके बाद परिजन बेटी के इलाज के लिए अस्पताल गए। वहीं इस घटना से दुखी होकर शरद ने फांसी लगा ली। घर पहुंचने पर परिवार को आत्महत्या की जानकारी हुई। इसका कल अपनी एक बहन से जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क हो गया था और हाथापाई हो गई थी, जिसमें बहन को चोट आने पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। तो उसी के चलते जो है उसके द्वारा एक गलत आत्मघातक कदम उठा करके जो है आत्महत्या कर ली गई। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों के हालात अभी भी पटरी से नहीं उतरे हैं। खासकर दारमा घाटी में लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आवाजाही कर रहे हैं। ये वीडियो है सेला और नागलिंग के बीच का, जहां एक उफनते नाले को एक लकड़ी की डंडे की मदद से लोग पार कर रहे हैं। गांव वाले भारी सामान के साथ डंडे पर चलकर नाला पार कर रहे हैं। इस खौफनाक सफर में जरा सी चूक जिंदगी में भारी पड़ सकती है, लेकिन लोगों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। प्रदेश में हुई मानसून की बारिश से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सीएम से बातचीत की जाएगी और नुकसान के लिए पैकेज मांगा जाएगा। पहाड़ में सरकारी संपत्ति से लेकर निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है। रामनगर के चिंतन बैठक में सीएम के सामने मामले को रखा जाएगा। कई विद्यालय के भवन हमारे टूटे हुए हैं, पुल हमारे कई टूट गए हैं, अभी भी मतकोट और मुनस्यारी के बीच का संपर्क मार्ग बंद है। तो ऐसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाए हैं, लेकिन अभी फिर हम पुनः इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। शनिवार और रविवार को लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर रुद्रपुर के बाजारों में भी देखने को मिला है। रुद्रपुर के पूरे बाजार आज बंद रहे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण बाजार बंद रहा। पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि आवश्यक कार्यों के लिए लोग जरूर सड़कों पर आवाजाही करते दिखे। शनिवार के लॉकडाउन के बाद रविवार को भी लॉकडाउन घोषित किया गया है। पुलिस की ओर से शनिवार को ही पूरे इलाके में मुनादी कराकर व्यापारियों को इस संबंध में आगाह कर दिया गया था। रविवार को लॉकडाउन का प्रमुख बाजारों में पूरा असर देखा गया। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हरिद्वार में वीकेंड पर अच्छी खासी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर की पैड़ी पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रविवार को हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता नजर आया और कई लोग बिना मास्क भी दिखाई दिए। वहीं पुलिस की ओर से हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कई लोगों के मास्क न लगाने पर चालान भी काटे गए। नैनीताल में टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है और बढ़ती भीड़ से वीकेंड कर्फ्यू में भी कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन नैनीताल में नजारा कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को कर्फ्यू के बावजूद यहां पर नावों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस तरह की लापरवाही से स्थानीय लोग नाराज हैं। हम एक तरफ हम आपको कोरोना से बचाव के लिए हम स्थानीयों को
घर में रहो कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही शहर में अनजान लोग आते हैं और उनके लिए पूरी छूट है। तो इस तरह से हम किस तरह से बचेंगे? कोविड एसओपी की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन अधिकारी तर्कों के साथ बचाव करते नजर आए। हाँ, कर्फ्यू का दिन है इसमें से, लेकिन पर्यटक को देखते हुए जो है सब पर्यटक भी भीड़ लगा रहे हैं इसमें, तो उनकी अपॉर्चुनिटी को लिए और नाव वालों को भी थोड़ा आर्थिक सहायता मिल जाएगी, इसलिए जो है चल रहा है। कर्फ्यू में छूट मिलने पर पर्यटन ने रफ्तार जरूर पकड़ी है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। कहीं बिना वैक्सीन लगे ही सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, तो कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। देहरादून में लोग एक तरफ जहां वैक्सीनेशन के स्लॉट नहीं मिलने के चलते परेशान हो रहे हैं, वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां लोगों को वैक्सीनेशन के स्लॉट मिलने के बाद सेंटर से वैक्सीन खत्म होने की बात कहकर वापस भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें बिना वैक्सीनेट हुए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगी पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। आज मैंने अपने फादर के वैक्सीनेशन के 2nd डोज के लिए स्लॉट बुक किया था, जो कि क्लेमेंट टाउन के कैंट हॉस्पिटल में था। वहाँ जाके हमें बताया गया कि यहाँ पे कोई वैक्सीन आई ही नहीं है, फिर भी बुकिंग ली गई और घर आके मेरे फादर के पास ये मैसेज आया कि आपको 2nd डोज लग चुका है और कोविन ऐप पे उसका सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। वहीं डॉक्टर्स और सेंटर पर मौजूद नोडल अधिकारी भी मानते हैं कि ऐसे मामले ह्यूमन एरर या फिर सॉफ्टवेयर के चलते आ रहे हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डीएम देहरादून बताते हैं कि कुछ मामलों में लोग वैक्सीन लगवाने से भी मना कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन ही है मैम, थोड़ा सा एरर, बट ये कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट हो भी रहा है तो मैम 1 to 2% अगर हो रहा है तो उसमें भी हम फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो रहा है उससे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाए। अगर वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं कि हमें वैक्सीन मैसेज आ गया है और वैक्सीन नहीं लगी, फिर हम नेक्स्ट डे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। ऐसे 1-2 मैटर्स जो है हमारे पास भी आए थे और जिसमें कि बाद में इंक्वायरी करने पर हुआ कि लोग उन्होंने सारी चीज़ें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस किया और बाद में उन्हें कोई भी उनके मन में बात आई तो उन्होंने नहीं वैक्सीन लगवाई। ऐसे कुछ प्रकरण हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों से परेशान आम जनता है। जरूरत है तो जल्द इसे सुधारने की, जिससे वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।